बेरिंग को शाफ्ट पे माउंट करते हुए मेजर 3 कौन सी गलतियां हैं जो तकरीबन तमाम इंडस्ट्री में की जाती है। नंबर 1, जब आप बेरिंग को शाफ्ट के ऊपर माउंट करते हैं तो आप सबसे पहले बेरिंग का और शाफ्ट का साइज नोट नहीं करते, जिससे आपको ये आइडिया नहीं होता कि आफ्टर माउंटिंग इंटरनल क्लियरेंस कितनी लॉस होगी, इंटरफेरेंस कितनी बनेगी और एक्चुअली टॉलरेंसेस की सिचुएशन बिफोर माउंटिंग क्या है। क्या आपकी शाफ्ट सही तरीके से ग्राइंड हुई है या नहीं हुई, जो बेरिंग आपको मिला है क्या उसके टॉलरेंसेस विद इन द लिमिट्स हैं या नहीं है, क्या वो वाकई क्वालिटी बेरिंग है जिस कंपनी का भी हो। पहला क्वालिटी चेक किसी भी बेरिंग का ये होता है कि आप उस बेरिंग को डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए चेक करें, उसकी टॉलरेंसेस चेक करें। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये बेरिंग वाकई एक अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए बनाया गया है। सेकंड नंबर पे जब आप उसको माउंट करते हैं, माउंटिंग प्रोसीजर सही चूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल कोल्ड माउंटिंग, मैकेनिकल माउंटिंग, हॉट माउंटिंग, हाइड्रोलिक माउंटिंग, इनमें से आप कौन से प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। एक कंपनी टैनरी में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने कहा आप कौन सा माउंटिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पुश माउंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। मेरे लिए ही एक नई बात थी, तो मैंने पूछा पुश माउंटिंग टेक्निक क्या होती है। तो उन्होंने कहा जी अभी अभी आपको दिखाते हैं, ये शाफ्ट है, ये बेरिंग हमारे पास आ गया है, फोरमैन साहब ने बेरिंग पकड़ लिया और उन्होंने शाफ्ट के साथ लगा के उनका ये देखें माउंट हो गया, मैंने पुश किया और माउंट हो गया। तो मैंने कहा ये तो लूज फिट है, मतलब कि शाफ्ट के ऊपर हाथ से बेरिंग चला गया है, ये तो लूज फिट है। और इवन 100 mm डायमीटर की शाफ्ट है तो उस पर कुछ ना कुछ टॉलरेंस तो होती है ना। तो उनका नहीं, अगर हम ये पुश फिट कर रहे हैं तब भी इसको उतारते हुए इतनी मुश्किल होती है कि इसे काटना पड़ता है, तो अगर हमने टाइट फिट कर दिया तो उतरेगा ही नहीं। अपने प्रॉब्लम को बचाने के लिए एक नया प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उस बेरिंग के अंदर पानी जा रहा है मशीन से, और पानी जाने से वो जंग लग रहा है, उसको ग्रीस वॉश आउट हो रही है और वो इतना ज़्यादा फूल जाता है कि वो पकड़ उसकी जो है शाफ्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा हो जाती है इवेंचुअली 1 महीने 2 महीने बाद कि जंग आलूद होने की वजह से वो शाफ्ट को ग्रिप कर लेता है, तो उन्हें काट के उतारना पड़ता है। नंबर 1 कि आपने शाफ्ट के ऊपर टॉलरेंसेस सही मेंटेन करने हैं और हॉट माउंटिंग के थ्रू बेरिंग को माउंट करना है, इंडक्शन हीटर के थ्रू। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि आपने पानी को आने से रोकना है ताकि वो बेरिंग के अंदर शामिल ना हो और बेरिंग को क्रोजन की वजह से नुकसान ना पहुंचाए, ग्रीस को वॉश आउट ना होने दे। वो क्या रहा था कि यहाँ से पानी आ रहा है बेरिंग के अंदर और दूसरी तरफ नीचे बाल्टी रखी हुई है जिसमें टिप टिप पानी जा रहा है। तो ये दो चीज़ें ठीक करने से उस मशीन की लाइफ बढ़ाई जा सकती थी। हमने उनको सजेस्ट किया कि आप हमसे सील्ड स्फेरिकल रोलर बेरिंग ले लें। जो बेरिंग सील्ड होता है उसमें पानी नहीं जाएगा, जब पानी नहीं जाएगा तो उसे जंग नहीं लगेगा, ग्रीस वॉश आउट नहीं होगी, बेरिंग की लाइफ बढ़ेगी, मशीन की लाइफ बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वो एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ ही चलेंगे, बिकॉज नॉर्मल बेरिंग अगर 70,000 रुपये का है तो सील्ड स्फेरिकल रोलर बेरिंग 1,20,30,000 रुपये का था। आज से 5 साल 7 साल पुरानी बात है। इस तरीके से क्या हुआ कि वो अपने प्रॉब्लम के साथ जिंदा रहना सीखे। उससे जो मेन प्रॉब्लम आया कि उनकी कंपनी के अंदर कोई मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड नहीं फॉलो हो रहा, कोई इंजीनियर नहीं है, बुरा हाल है। आप कम से कम अपनी इंडस्ट्री में ग्रेजुअली इंप्रूव करना शुरू करें। अगर आप माउंटिंग के मेथडोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा मेथड आपकी इस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है इस पर रब्ता करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं info@ideatrainings.com। थैंक यू सो मच।